नमस्कार, मैं गोविंद मीणा केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 8 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। तो देखो, हमने जो चैप्टर है उसको दो टॉपिक में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, और सेकंड वाला होगा हाउ डू वी नो। तो देखो, जो पहला टॉपिक है उसके भी चार सब टॉपिक हैं। तो उसमें जो फर्स्ट सब टॉपिक होगा विच डेट्स, यानी जो कौन सी तारीखें हैं, है ना। सेकंड होगा हाउ डू वी पीरियडाइज, हिस्ट्री को हम किस आधार पे पीरियडाइज करते हैं, कैसे उसके जो डिफरेंट डिफरेंट काल हैं, यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसको डिवाइड कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ कॉलोनियल, उपनिवेशवाद क्या होता है, कॉलोनी क्या होती है, तो इसको जानेंगे। इसके अलावा अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, इसको भी देखेंगे। फिर जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा, तो देखो क्या है कि जो हिस्ट्री को लिखा गया है, मॉडर्न हिस्ट्री को जनरली, तो उसको लिखा गया है तो उसमें कौन कौन से सोर्सेज यूज किए गए थे। जैसे कि सिक्स और सेवन्थ क्लास में जब हमने हिस्ट्री को पढ़ा, सिक्स में हमने एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ा था, सेवन्थ में हम मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ा था। तो उसमें भी जो पहला चैप्टर था ना हमारा, उसमें हमने सोर्सेज के बारे में स्टडी किया। ठीक, तो उसी तरीके से इसमें भी जैसे मॉडर्न हिस्ट्री को लिखा गया है ना, क्योंकि एट क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो उसमें कौन कौन से रिकॉर्ड लिए गए हैं, तो उसके आधार पे ये जो है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो सरकार होती है या गवर्नमेंट होती है, प्रशासन जो होता है, वो रिकॉर्ड्स बनाता है, तो उसके आधार पे भी हिस्टोरियन जो है ना हिस्ट्री का पता लगाते हैं। इसके अलावा उस समय में जो सर्वे हुए हैं उससे भी मतलब हिस्ट्री के बारे में डिटेल मिलती है। इसके अलावा देखा, ये जो थर्ड होगा हमारा सब टॉपिक, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। तो देखो, गवर्नमेंट के कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो कुछ बातों को बयां नहीं करते हैं, जैसे समाज में उस समय में क्या चल रहा था, सोसाइटी में क्या चल रहा था, जो कॉमन पीपल थे वो काफ़ी क्या फील कर रहे थे, है ना। इसके अलावा जो लास्ट सब टॉपिक होगा हमारा सेकंड टॉपिक का, वो होगा लिमिटेशन ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ठीक, तो सबसे पहले जो मिडिल जो हमारी स्कूल है, 6 to 10 जो स्कूल होती है उसको मिडिल स्कूल कहते हैं। तो उसमें हमारा जो हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, जैसे सिक्स क्लास में हमने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा था, जो कि इंसान की बिगिनिंग से 700 एडी तक, 700 एडी तक का टाइम पीरियड था। उसके बाद हम जब सेवन्थ में आए तो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ी थी हमने, जो 700 एडी टू 750 एडी तक, यानी 7वीं शताब्दी से लेके जो 18वीं शताब्दी है ना, मिड 18वीं शताब्दी, वहाँ तक का मतलब इसमें हमने देखा था। इसके बाद अब जैसे हम 8 में आए, इस साल हम जो हमारी हिस्ट्री होगी ना वो होगी 1750 से लेके 1950 तक, यानी जो चैप्टर हम इस साल पढ़ेंगे इस टेक्स्ट बुक में, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में, अवर पास्ट जो थर्ड है, इसमें जो पढ़ेंगे ना वो हमारे इस टाइम पीरियड में होंगे। और इस चैप्टर में हम ये जो टाइम पीरियड है 1750 एडी टू 1950 एडी का, इसमें कौन कौन से सोर्स यूज किए हैं, साथ में उस हिस्ट्री को कैसे लिखा गया है। इसके अलावा जो कॉलोनियल टाइम पीरियड था, क्योंकि इसको कॉलोनियल भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर ने हमारे देश में अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रखी थी, हम कॉलोनी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो उसको भी हम स्टडी करेंगे। ठीक, तो जैसा जो पहला टॉपिक है हमारा वो है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, यानी जो तारीखें हैं ना कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो अक्सर देखो, हिस्ट्री के बारे में ज़्यादातर जनरली यही फीलिंग होती है कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जो डेट्स हैं ना मेमोराइज करनी पड़ती है। जैसे कि राजा कब बना, यानी क्राउंड हुआ, उसके मैरिड कब हुई, उस किंग की शादी कब हुई, फिर उसको कब बच्चा प्राप्त हुआ, है ना। फिर उस राजा ने कब कौन सा बैटल जीता, कौन सा उसने युद्ध लड़ा, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कब कौन सी तारीख को उसकी मृत्यु होती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर है, नेक्स्ट किंग है, वो कितनी तारीख को बनता है। तो जनरली आज जो सोसाइटी में या हमारे स्टूडेंट जितने भी, उनके बीच में ये थिंक होती है कि जो हिस्ट्री है ना वो डेट्स को मेमोराइज करने का एक सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिस्ट्री बिल्कुल भी, ये पहले था, पहले की जो शुरुआत में हिस्ट्री लिखी गई थी उसमें यही था कि ज़्यादातर जो टॉपिक होते थे ना डेट्स के इर्द गिर्द होते थे, यानी कब हुए, ज़्यादातर वेन में फोकस होता था। लेकिन जो अब हिस्टोरियन है ना वो ज़्यादातर वाई और हाउ, यानी क्यों और कैसे, ऐसे इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, है ना। यानी जो वेन मतलब कब जो चीज़ हुई उस पर कम फोकस है। जैसे कि मान लो हम किसी रेलगाड़ी से सफ़र कर रहे हैं,
तो रेलगाड़ी से सफ़र करते हुए हमारे दिमाग में ये चीज़ आएगी कि रेलवेज इंडिया में कब बने थे, आती है ना। तो ऐसी डेट्स तो देखो हमें याद करनी ही पड़ेगी। जैसे मान लो 1853 में जो पहली रेल थी ना, वो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। 1853 में, सॉरी 1853 में पहली रेल चली थी इंडिया में, मुंबई से ठाणे के बीच में। तो उस समय में जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था, है ना। तो ये ऐसी चीज़ें तो याद रखनी है, लेकिन फिर भी मेन हमारा जो फोकस होगा ना वो रेलवेज में होगा। रेलवेज में क्या फोकस होगा कि रेलवेज का उस समय में यूज़ क्या था, आज यूज क्या था, और जब रेलवे नहीं बनी थी तो इंडिया की सिचुएशन क्या थी। तो हिस्ट्री हमें ये चीज़ें बताती है, ना कि ये 1853 में रेल चल गई, ये चल गया, ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री हमें पूरी जो रेल है ना उसकी जानकारी देगा, यानी रेल का किस तरीके से ब्रिटिशर थे उन्होंने यूज़ किया, कैसे रेल का डेवलपमेंट इंडिया में हुआ, कैसे उन्होंने कंट्रोल किया इंडिया को रेल डेवलपमेंट करके, है ना। इसके अलावा देखो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में भी क्या होता है कि जैसे आज हम चाय पीते हैं या फिर हम अखबार पढ़ते हैं, तो हम जब चाय पीते हैं ना तो हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आती कि जो चाय है या जो अखबार हम पढ़ रहे हैं ये पहले भी थे या नहीं थे। तो हिस्ट्री हमें उसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे हम 7th क्लास में हमने कागज़ का जो किस तरीके से कागज़ जो था, पेपर जो थे इंडिया में आए, साथ ही साथ में हम 7th क्लास में ही ये जाना था कि जो चाय कॉफ़ी है ये बाहर से आए हुए क्रॉप है इंडिया के अंदर। तो इससे हमें हिस्ट्री से ये चीज़ें पता लगती है कि हाँ। तो जनरली अब जो हिस्ट्री है ना उसका मेन फोकस क्या होता है, उसका होता है मेन फोकस सोशल एंड कल्चरल कंडीशन क्या थी जिस टाइम पीरियड में उसको लिखा जा रहा है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में लिखा जा रहा है तो उसकी कल्चरल एंड सोशल सिचुएशन क्या थी, या फिर उस समय में पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, राजनीतिक व्यवस्थाएं क्या थी, है ना, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, ज्योग्राफिकल सिचुएशन क्या थी पर्टिकुलर स्टेट की। यानी कि अब जो हिस्टोरियन है ना वो वेन यानी कि कब हुआ, वो जो डेट्स होती है ना, मतलब तारीख जो होती है उस पर कम फोकस करते हैं, और अब वाई एंड हाउ में ज़्यादा फोकस करते हैं हिस्टोरियन। जैसे मान लो उस ज़माने में, पर्टिकुलर ज़माने में उनका लाइवलीहुड क्या था, यानी उनके जो मुख्य व्यवसाय क्या थे लोगों के, है ना, या फिर उस ज़माने में वो क्या प्रोड्यूस करते थे, किस चीज़ का उत्पादन करते थे और किस चीज़ को खाते थे, है ना। इसके अलावा उस ज़माने में सिटीज़ कैसे डेवलप हुई, मार्केट कैसे डेवलप हुए। जैसे हम सिटीज़ में आज जाते हैं तो क्या ये सिटीज़ पहले थी या नहीं थी, तो उसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे 7th क्लास में हमने केस स्टडी देखी थी, सूरत की केस स्टडी देखी थी, मछलीपट्टनम की केस स्टडी देखी थी। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे ये जो सिटीज़ है ना, जैसे मॉडर्न टाइम आया तो ये सिटीज़ डेवलप होना शुरू हो गई। इसके अलावा जो किंग है ना, तो किंग में भी जो उनके किंगडम में है तो उनमें कौन से आइडियाज़ स्प्रेड हुए, यानी कि कौन सी पॉलिसी थी जो ज़्यादा फैली, आखिर क्या कारण था उसके पीछे कि वही जो उसकी पॉलिसी या उसका आइडिया था वो चारों तरफ फैल गया। इसके अलावा उस समय का कल्चर क्या था, किस तरीके से सोसाइटी चेंज हो रही थी। तो जो हिस्टोरियन है ना, अब उनके मेन टॉपिक या हॉट टॉपिक ये होते हैं, न कि डेट को मेमोराइज करना। और हिस्ट्री सच में ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको डेट्स जो होती है ना, तारीखें जो होती है ना, मेमोराइज नहीं करनी होती है। जर्नली हिस्ट्री एक मज़ेदार सब्जेक्ट है, इसमें हमें कहानियाँ याद करनी होती है, बस उसमें कुछ कुछ गिनी चुनी जो डेट्स होती हैं वो ज़रूरी होती है, वो हमें जानना ज़रूरी है। इसके अलावा ज़्यादातर जो फोकस होता है ना हिस्ट्री का, वो उस समय की सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जोग्राफिकल जो ये सिचुएशन होती है ना, इन्हीं पे ज़्यादा फोकस होता है हिस्ट्री का। ठीक। अब देखो ये जो एक विजुअल आर्ट्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारा, इसमें एक चैप्टर होगा 10th, जो कि इसमें ये दिखाया गया है कि इस पेंटिंग में कि किस तरीके से जो ब्राह्मण हैं, जो कि भारत में जब मॉडर्न पीरियड था तब भी जो ब्राह्मण थे ना टॉप ऑर्डर में आते थे, कास्ट सिस्टम में सबसे टॉप ऑर्डर में ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे और फिर शूद्र थे। तो किस तरीके से जो ब्राह्मण है ना अपने धार्मिक ग्रंथों को, जो ब्रिटेनिया है, ब्रिटेनिया कौन है, ब्रिटेन की माता, जैसे भारत माता है उसी तरीके से जो ब्रिटेनिया है ना वो ब्रिटेन की माता है, यानी मदर लैंड है, वो उसको रिप्रेजेंट करती है। तो भारत के जो सर्वोच्च वर्ण व्यवस्था में जो सर्वोच्च स्थिति रखने वाले जो अपने धार्मिक ग्रंथ है ना ब्रिटेनिया को सुपुत्र कर रहे हैं, यानी ब्रिटेनिया को दे रहे हैं। तो इससे क्या दिखाना चाहते हैं जो ब्रिटिशर है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि ब्रिटेनिया ही अब भारत की रक्षा करेगी। यानी कि एक प्रकार से जो पेंटिंग्स होती है ना, या फिर जो उस समय में बनाए गए चित्र होते हैं, ये उस समय की सिचुएशन को भी बताते हैं, उस समय की इकोनॉमिक, उस समय की सोशल, उस समय की कल्चरल, उस समय की रिलीजियस, इन सब सिचुएशन को भी क्या होते हैं ये जो पेंटिंग है ना वो दिखाती है। अच्छा,
वीडियो को पॉज करके आप जितने भी जो स्लाइड में डिस्क्रिप्शन होता है ना, इसको आप पढ़ लिया करो, और जो टेक्स्ट बुक है ना वो आपको साथ में ही रखनी है, ठीक। इसके बाद देखो अब आता है विच डेट्स। तो जनरली क्या होता है कि जो डेट्स होती है ना उसको सेलेक्ट करने में क्या होता है कि हम जो पर्टिकुलर इवेंट है ना, जैसे हिस्टोरियन ने हिस्ट्री लिखी, जैसे ब्रिटिशर हिस्टोरियन है, तो उन्होंने जितनी भी हिस्ट्री लिखी है ना इंडिया की मॉडर्न एज में, तो क्या लिखी है कि जो भारत में जितने भी गवर्नर जनरल आए, यानी भारत में जो गवर्नर जनरल आए ना, क्योंकि ब्रिटिश जब भारत में शासन कर रहा था तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता था ना वो गवर्नर जनरल होता था, है ना, यानी वो हेड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट होता था यहाँ पे इंडिया में, ठीक। तो उसकी जो टोटल जो शासन पॉलिसी थी, यानी उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी जो पॉलिसी थी या जो प्रोग्राम थे उसके, वो किस तरीके से चले, या फिर उसने कौन कौन से अचीवमेंट करे, तो उसके जो जितने भी ऑफिशियल होते थे ना ब्रिटिशर के, तो उसी के इर्द गिर्द जो हिस्ट्री है ना इंडिया की लिखी गई है। यानी कि ऐसी इस तरीके से हिस्ट्री को लिखा गया है कि जो किया है ना सारा ब्रिटिशर ने किया है। और जब इस हिस्ट्री को लिखा जा रहा था भारत में ब्रिटिश हिस्टोरियन के द्वारा, तो उसमें कभी भी जो भारतीयों ने क्या फील किया है, जो इंडियन जो थे भारत के रहने वाले थे, वो क्या फील कर रहे थे, वो कैसा महसूस कर रहे थे, उसको उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। तो देखो एक प्रकार से देखा जाए तो जैसे ये जैसे जो गवर्नर जनरल थे, जैसे कि इनमें हेस्टिंग हुआ, वेलेस्ली हुआ, बेंटिंग हुआ, डलहौजी हुआ, कैनिंग हुआ, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, या फिर जैसे जो लास्ट गवर्नर जनरल थे हमारे इंडिया के माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो वहाँ जाके जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है ना वो अपनी हिस्ट्री को ऐड कर देते हैं, और जो पहला गवर्नर जनरल है ना वो है वारेन हेस्टिंग्स, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है 1773 में। तो इससे वो हिस्ट्री शुरू करते हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द जो है ना वो हिस्ट्री को लिखते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वो ऐसी हिस्ट्री लिखते हैं तो उसमें कई सारी जो चीज़ें होती हैं ना उनको ऐड नहीं करते हैं। तो फिर जो इंडियन हिस्टोरियन थे तो उन्होंने जो भारतीय समाज में क्या हो रहा है उस हिस्ट्री को लिखा है। साथ ही साथ में क्या होता है कि जब हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं ना, तो हमारे पास जो किसी भी टाइम पीरियड है ना उसको हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी में, या फिर उनको डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट होते हैं ना उसमें डिवाइड करते हैं, ताकि उसको हम समझने में आसानी रहे। जैसे कि ब्रिटिश हिस्टोरियन थे ना, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर जनरल के हिसाब से ब्रिटिश हिस्ट्री को लिखा इंडिया में। उसी तरीके जो भारत के मॉडर्न हिस्टोरियन है उन्होंने भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में हिस्ट्री को डिवाइड किया है, मॉडर्न हिस्ट्री को, और उसको डिफरेंट डिफरेंट समय में लिखा है। तो जो डेट्स है ना वो कौन सी तारीखें होगी, तो वो इसी आधार पे होगी कि उस समय में पर्टिकुलर टाइम पे कौन सी घटना हुई है, तो उसके आधार पे जो हिस्ट्री है उसको लिखा गया है, ठीक। इसके बाद आता है हमारा हाउ डू वी पीरियडाइज। तो देखो जो हिस्ट्री है उसको मैं डिवाइड करना है, जैसा कि हम 6th क्लास से जानते आ रहे हैं कि 6th क्लास में हम एंशेंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, प्राचीन भारत को। 7th में हमने फिर मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ा है, और इस साल हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो ये जो हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं ना हम, तो ये एंशेंट में कैसे है, मॉडर्न में कैसे है, और मेडिवल में कैसे है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो यही एक प्रकार का पीरियडाइज है। जैसे अगर हम ब्रिटिशर को देखें तो ब्रिटिशर में एक इकोनॉमिस्ट और जो पॉलिटिक्स होती है उसके जानकार थे जिनका नाम था जेम्स मिल। तो उन्होंने भारत की हिस्ट्री लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से एक बुक पब्लिश की, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास। तो पता है उन्होंने भारत का जो हिस्ट्री लिखी उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट हिस्ट्री जो थी वो हिंदू हिस्ट्री थी, सेकंड हिस्ट्री जो थी मुस्लिम हिस्ट्री थी, और जो थर्ड हिस्ट्री थी वो पार्ट था वो क्या था, ब्रिटिश। यानी कि उन्होंने जो एंशिएंट हिस्ट्री जो हमारे मॉडर्न हिस्टोरियन ने लिखा है, जैसे हमने 6th क्लास में जो पढ़ा है ना, वो एंशिएंट हिस्ट्री थी। लेकिन जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जेम्स मिल, उनके अनुसार वो हिस्ट्री हिंदू हिस्ट्री थी। फिर जैसे मेडवेल जो हिस्ट्री है उसको उन्होंने मुस्लिम हिस्ट्री बताया, और फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री थी जब ब्रिटिशर ने भारत में शासन स्थापित कर लिया था तो उसको उन्होंने बताया ब्रिटिश हिस्ट्री। अब देखो उन्होंने जब जेम्स मिल ने जो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जब ये किताब पब्लिश की और जब उन्होंने ये जो इंडियन हिस्ट्री लिखी, तो इसको लिखने का क्या कारण था कि जैसे कि उस समय में जो शासक थे
उनके आधार पे लिखा। जैसे उनके हिसाब से सिर्फ इतना था उनको ज्ञान कि भारत में 7th जो सेंचुरी है, 7वीं शताब्दी है, उससे पहले का जो टाइम पीरियड था उसमें सिर्फ हिंदू शासक थे। फिर 7वीं शताब्दी से लेके जो 17वीं शताब्दी है तब तक मुस्लिम शासक रहे, और फिर वो ब्रिटिश जो थे वो शासक बन गए, तो उन्होंने उसके आधार पे लिख दिया। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि जो इंडिया है ना, वहाँ फिर रिलीजियस जो बैरियर हैं या फिर जो जातिगत जो बंधन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कास्ट सिस्टम है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अंधविश्वासों का बोलबाला है। यानी अंग्रेजों ने कुल मिला के जब हिस्ट्री को लिखा तो डिवाइडेड जो रूल की जो थ्योरी होती है ना उसके आधार पे भी हिस्ट्री को लिखा। भारत की जो हिस्ट्री उन्होंने लिखी ना, जो भारत को 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया, तो भारत को जब उन्होंने इस चीज़ एक प्रकार से इससे क्या हुआ कि उनके हिसाब से जो भारत की हिस्ट्री तीनों धर्म के हिसाब से उन्होंने तय की, यानी जो रिलीजन था ना उसके आधार पे भारत की हिस्ट्री को तय कर दिया। लेकिन क्या होता है, हिस्ट्री को जब डिवाइड किया जाता है तो हिस्ट्री को डिवाइड करने के कुछ बेसिस होते हैं, यानी कि जैसे प्राचीन मतलब एंशेंट यानी प्राचीन है, मेडिवल है, मध्यकालीन या आधुनिक है, तो उसको किस आधार पे डिवाइड कर रहे हो, तो उसके कुछ ना कुछ सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर जो होते हैं ना उसको डिवाइड्स करते हैं। लेकिन उन्होंने रिलीजन के आधार पर भारत की जो हिस्ट्री उसको डिवाइड किया। जबकि जो भारत के मॉडर्न हिस्टोरियन है या फिर विश्व के भी जो मॉडर्न हिस्टोरियन है, उन्होंने भारत की हिस्ट्री को किस किस में डिवाइड किया, एंशेंट हिस्ट्री में, जो कि देखो इसमें देखो आप भारत की जो हिस्ट्री है ना उसको कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया। एंशेंट हिस्ट्री में जो 700 एडी तक थी, फिर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में जो 700 एडी टू 1750 एडी तक है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री जो है 1750 टू 1950 तक है। तो इसके आधार पे फिर बाद में जो मॉडर्न हिस्टोरियन आए ना उन्होंने इस तरीके से पीरियोडाइज किया। तो देखो हिस्ट्री को पीरियोडाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके बाद देखो हमारा जो अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ जो इंडियन हिस्ट्री उसको देखते हैं। तो देखो हिस्टोरियन जो है ना उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में ही डिवाइड किया है, एंशेंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। दिस डिवीजन टू हैज इट इज़ प्रॉब्लम। अब देखो क्या होता है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब इनको डिवाइड करते हैं हम एंशेंट हिस्ट्री, मेडिवल या मॉडर्न में, तो आप इसके बीच में लाइन क्या खींचोगे, यानी कि आपके पास क्या चीज़ है जिसके आधार पे आप इनको डिवाइड करोगे। देखा जाए तो एक प्रकार से तो अलग अलग समय में होने वाले इवेंट्स या घटनाएं हैं, लेकिन इनको डिवाइड कैसे कर रहे हो। तो देखो इसको डिवाइड करने के कई सारे जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, तो जब यूरोप में मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हुई तो मॉडर्न हिस्ट्री 14th सेंचुरी 13th सेंचुरी में शुरू हो गई, जबकि उस समय में इंडिया में मेडिवल हिस्ट्री चल रही थी। है जब हम 7th क्लास में थे ना तो मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ रहे थे ना, तभी जो यूरोप है ना वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। तो उन्होंने किस आधार पे मॉडर्न हिस्ट्री को डिवाइड किया मेडिवल हिस्ट्री से, तो देखो मॉडर्निटी के लिए उन्होंने साइंस का यूज किया, यानी साइंटिफिक बदलाव आए, या फिर जो डेमोक्रेसी का जो आइडिया था एकदम नया आइडिया था, यानी ये डेमोक्रेसी का जो आइडिया था ना पहले नहीं आया था। इसके अलावा लिबर्टी, आज़ादी की मांग हुई, इक्विलिटी की मांग हुई यूरोप में। तो इसके आधार पे जो यूरोप था ना उसमें जो मॉडर्न पीरियड है ना उसको डिवाइड कर दिया पहले वाले पीरियड से। यानी देखो पहले वाले पीरियड में राजतंत्र है, इनइक्विलिटी है, या फिर एक प्रकार से लिबर्टी नहीं है, है ना। और जैसे डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्विलिटी या जो साइंटिफिक जो आइडियाज़ थे ना वो डेवलप हुए तो उसको मॉडर्न एज कर दिया गया। सेम इंडिया में सिचुएशन है। भारत में भी जो मॉडर्न एज है ना उसमें कुछ डिफरेंट फैक्टर है, जैसे कि इंडिया में भी जो डेमोक्रेसी जैसी चीज़ों की डिमांड हुई, है ना। और दूसरा सबसे बड़ा है कि जो भारत को मॉडर्न में इसलिए भी डिवाइड किया जाता है कि जो कॉलोनियल पीरियड है, यानी जो ब्रिटिशर है भारत में आए, उन्होंने भारत में रूल स्थापित किया। तो भारत में जब रूल स्थापित किया ना तो भारत में लिबर्टी नहीं दी उन्होंने, न किसी प्रकार का फ्रीडम दिया, न किसी प्रकार की इक्विलिटी दी, लेकिन और किसी प्रकार की इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हुई। लेकिन जो कॉलोनियल पीरियड है, यानी जो ब्रिटिशर जैसे इंडिया में आते हैं, तो एक प्रकार से डिफरेंट पीरियड आ गया इंडिया के अंदर। यानी कि इससे पहले चल रहा था इंडियन जो मोनार्क थे ना, भारत के जो राजा थे वो भारत में शासन कर रहे थे, लेकिन अब ब्रिटिशर आ गए। तो ये जो ब्रिटिशर का जो टाइम पीरियड है ना इसी को हमने मॉडर्न कहा है। लेकिन यूरोप की जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से जो मॉडर्निटी के जो स्टैंडर्ड है वो पूरे नहीं होते, जैसे साइंस, डेमोक्रेसी, रीजन, लिबर्टी, इक्विलिटी। ये यूरोप की हिस्ट्री को जब डिवाइड किया गया ना तो ये रीज़न थे वहाँ पे। लेकिन इंडियन हिस्ट्री को जब मॉडर्न हिस्ट्री में हम डिवाइड करेंगे तो ये वाले रीज़न आपको नहीं मिलेंगे। ठीक, तो ये क्लासिफिकेशन भी हो गया। अब देखो कॉलोनियल क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म। तो देखो अ कॉलोनी इज अ पैलेस ऑफ लैंड विच इज़ रूल्ड बाय अनदर कंट्री, यानी कि ऐसी जगह होती है जिसको दूसरा देश रूल कर रहा है। जैसे इंडिया था ये,
ये इंडिया था हमारा, है ना। तो इंडिया को कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिश। यानी ब्रिटिश तो देखा जाए तो अटलांटिक ओशियन में है, और इंडिया है वो तो इंडियन ओशियन के नॉर्थ में है। तो इतने हजारों किलोमीटर दूर से जो इंग्लैंड है ना, भारत को गवर्न कर रहा था। तो भारत क्या था? ब्रिटिशर की कॉलोनी थी। ठीक। तो यही जो कॉलोनी थी, कॉलोनी मतलब एक प्रकार से भारत उसका गुलाम था, जिसको हम आसान शब्दों में कहें, या फिर वो भारत उसकी कॉलोनी थी, या फिर एक प्रकार से जो ब्रिटिशर थे वो इम्पेरियल थे, है ना। तो देखो, ये जो कॉलोनी होती है ना, कॉलोनी में क्या होता है कि दूसरे देश की गवर्नमेंट आती है, और वो एक होम जो स्टेट होता है, होम जो देश, होम कंट्री जो होता है उसमें शासन करती है। तो ये कॉलोनियल होता है। अब देखो, जो इंडिया में जो कॉलोनियल थे, एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारे जो हिस्टोरियन है ना, इसी युग को जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको कॉलोनियल टाइम भी कहते हैं। यानी कि देखो, एक प्रकार से देखा जाए ना, तो जिसको मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, जो 8th क्लास में हम पढ़ रहे हैं इस साल, इसको कई सारे हिस्टोरियन मॉडर्न हिस्ट्री ना कह के कॉलोनियल हिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि कॉलोनी थे हम ब्रिटिशर के। तो किस तरीके की उनकी पॉलिसी थी इंडिया के लिए, भारत के जो लोग थे उन्होंने किस तरीके से जो फ्रीडम जो मूवमेंट था, या फिर इंडियन स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था उसको शुरू किया इंडिया के अंदर, तो उस सारी चीज़ों के बारे में हम कॉलोनियल पीरियड में ही जानेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा कॉलोनियल पीरियड है ना, वो भी कंप्लीट होता है। या एक प्रकार से कॉलोनी क्या है कि जब कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश पे शासन करे तो उसको कहते हैं कॉलोनी। जैसे ब्रिटिशर थे, उन्होंने इंडिया में शासन किया था, तो हम किसकी कॉलोनी थे? ब्रिटिशर की। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो जैसे स्पेन है, स्पेन ने लैटिन अमेरिका है, साउथ अमेरिका, उसके देशों पे शासन किया था। पुर्तगाल है, उसने भी वहाँ पे शासन किया था। तो स्पेन और पुर्तगाल की जो कॉलोनी थी वो क्या थे? लैटिन अमेरिका थे। ठीक। तो ये हो गया हमारा कॉलोनियल। अब देखो, हाउ डू वी नो। अब देखो, सेम चीज़ आ गई, जो सोर्सेज होते हैं, यानी जो हमने 250 साल का इतिहास लिखा है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री का जो 250 साल का इतिहास लिखा है ना हमने, तो उसमें हमने क्या क्या जो सोर्सेज थे, हिस्टोरियन ने कौन कौन से सोर्सेज का यूज किया। तो देखो, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज थे। जैसे कि इनमें जो पहला सोर्स था वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स थे। यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे क्या होता है कि जैसे बंगाल में कोई गवर्नर है, दिल्ली में कोई रेजिडेंट है, और या फिर मद्रास में कोई गवर्नर है, तो इनके बीच में लेटर से कोई बात होगी, है ना, या फिर किसी राजा से कोई बात होगी, तो उसका ये रिकॉर्ड रख देते हैं। कौन? ब्रिटिशर। तो उसके आधार पे जो हमने ब्रिटिश जो ये जो मॉडर्न पीरियड है उसको लिखा है। इसके अलावा ब्रिटिशर जब इंडिया में आए तो उन्होंने भारत के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के सर्वे कराए। जैसे कि उन्होंने ज्योग्राफिकल सर्वे करवाए कि भारत में जो टोपोग्राफी है कैसी है, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे प्लेन्स है, कहाँ पे प्लेट्यू है, कहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, है ना। इसके अलावा भारत में ट्रीज कितने हैं, मतलब पेड़ पौधों का इन्होंने सर्वे कराया। भारत में उपजाऊ भूमि जो फर्टाइल लैंड है उसका सर्वे कराया। भारत में इन्होंने जो पॉपुलेशन काउंटिंग है उसकी शुरुआत करवाई, है ना। तो भारत में कई सारे सर्वे इन लोगों ने करवाए ब्रिटिशर ने इंडिया के अंदर आने के बाद। तो इससे भी क्या होता है कि हमें उस पर्टिकुलर टाइम का जो सर्वे है ना उसके आधार पे भी हमें जो हिस्ट्री है ना 250 सालों की उसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन देखा जाए तो ये जो सर्वे होते हैं या जो फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो रिकॉर्ड होते हैं ये सब कुछ नहीं कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो शासक होता है ना कभी भी अपनी बुराई नहीं लिखता है। जो रूलर होते हैं कभी भी जो उसकी कमियां होती है, उसके जो लूप होल होते हैं उनको कभी भी जाहिर नहीं करता है, कभी भी नहीं बताता है। तो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स है ना बहुत सी चीज़ों को नहीं बताते हैं, तो वो भी जानेंगे। साथ साथ में जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनकी लिमिटेशन भी होती है। तो देखो, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का मतलब होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, जिनको गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक। जबकि अनऑफिशियल रिकॉर्ड में आएगा कि जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हैं, जो एजुकेटेड था, जिसको लिखना आता था, पढ़ना आता था, उसके द्वारा लिखे गए हैं। तो इसमें लिमिटेशन रहती है उनकी भी कि वो क्या क्या नहीं लिख सकते। जैसे मान लो किसी देश में डेमोक्रेसी नहीं है, तो अनऑफिशियल में जैसे अगर कोई बुक पब्लिश करेगा ना तो फिर वो उसमें डेमोक्रेसी की डिमांड नहीं कर सकता। तो अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी लिमिटेशन होती है, उसको आगे हम जानते हैं। तो देखो, इसके बाद जो हमारा पहला है वो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। तो देखो क्या है कि जब भारत में ब्रिटिशर आए तो ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने कई सारे जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज थे ना उनको इकट्ठा करना शुरू किया। एक तो क्या था कि जैसे भारत में आया तो जैसे उससे पहले शासन था भारत में, मुगलों का शासन था,
है ना। बंगाल में नवाब थे, हैदराबाद में निज़ाम थे, मराठा थे महाराष्ट्र में, राजपूत जो शासक थे वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में थे। तो इनके पास जो रिकॉर्ड थे, इनकी जो लैंग्वेज थी, पहले तो उसको कलेक्ट किया ब्रिटिशर ने। उसके आधार पे भारत की जानकारी जुटाई कि भारत की सिचुएशन क्या है, भारत किस तरीके से भारत के लोग सोचते हैं। तो उसका ट्रांसलेशन करवाया इन्होंने। पारसी जो पारसी में जो लिखे हुए ऑफिशियल रिकॉर्ड थे मुगलों के या नवाबों के, उसको ट्रांसलेट कराया। बंगाली के जो रिकॉर्ड्स थे उनको ट्रांसलेट करवाया, या फिर हिंदी में जो रिकॉर्ड्स थे उनको ट्रांसलेट कराया। डिफरेंट डिफरेंट जो लैंग्वेज में रिकॉर्ड थे ना इंडिया के, उनको ट्रांसलेट करवाया। और उससे भारत की सिचुएशन जानी ब्रिटिशर ने। और फिर उन्होंने उसको क्या किया, अपने पास संरक्षित रख लिया। पहली चीज़ तो उससे क्या उनको पता लगा कि भारत की सिचुएशन क्या है। साथ ही साथ में जो ब्रिटिशर थे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जब भी उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन देना होता था, या फिर जो कोई प्लान था उनका, या फिर उनकी कोई जो पॉलिसी डिसीजन लिया जाता था, या फिर कोई वो एग्रीमेंट करते थे, या फिर वो किसी भी प्रकार की जो इन्वेस्टिगेशन करते थे, जांच करते थे, जैसे किसी ने क्राइम कर लिया, फिर कोई जो राजा है उसके खिलाफ वो कोई जांच कर रहे हैं, तो उसको क्या करते थे कि वो रिटर्न में अपने पास रखते थे। अब उनका एक संग्रहालय होता था, आर्काइव होता था, उस आर्काइव में उसको रखते थे। और एंड टाइम तक उन्होंने जो कागज़ में वो सारे डाटा रखे, और जब वो भारत से गए तो वो जितने भी डाटा थे ना वो हमें मिल गए। देखो उसके लिए इन्होंने क्या किया था कि भारत में ये एक द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया था। ये इन्होंने कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया था 11 मार्च 1891 में। कलकत्ता जो है ना, वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया था। इसका नाम है राष्ट्रीय अभिलेखागार। तो वो जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे उनको वो इसमें रखते थे, फाइलें बना बना के, ऐसी ऐसी फाइलें बना बना के, ऐसी फाइलें बना बना के यहाँ पे रखते थे। तो जो देखो ये जो है ना, ये बना तो 1891 में था, लेकिन जब ये इंडिया में आया ना, सॉरी, ये कलकत्ता से 1920 में दिल्ली में शिफ्ट कर दिया, और अभी ये दिल्ली में ही है। यानी इसको बनाया तो 1891 में था, लेकिन इसको कलकत्ता से दिल्ली में कब शिफ्ट कर दिया गया, 1920 में। तो इसमें तमाम रिकॉर्ड्स जो है ना ब्रिटिशर के वो मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें उस समय की जो जानकारी है ना वो बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो एक प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो सरकारें होती है ना, वो रिकॉर्ड्स बनाती है अपने। जैसे आज भी भारत सरकार जो काम करती है जितना भी, या फिर गुजरात सरकार और राजस्थान, महाराष्ट्र सरकार, किसी भी स्टेट की सरकार, असम, जम्मू कश्मीर, सब अपने रिकॉर्ड बनाती है, उनकी फाइलें बनाती है, और उन फाइलों को वो रख के और ऐसे इस तरीके से रख देती है। उससे वो जो सारे डाटा है ना वो मिल जाते हैं। जबकि ये जो रिकॉर्ड्स थे ना, ये मुगल्स भी रखते थे, ये सुल्तान भी रखते थे, लेकिन उतनी डिटेल के साथ नहीं रखते थे जितने ब्रिटिशर ने रखे। ठीक, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो एक प्रकार से जो अभिलेख है ना उनको तैयार करता है, और उससे ही हमें क्या होता है, उस समय की जानकारी मिलती है। उस समय में किस तरीके से संस्कृति चलती थी। देखो क्या होता है, कल्चर जो था ना उसी के आधार पर गवर्नमेंट फैसले लेती है कोई भी। यानी उसका जो सिस्टम है ना उसी के आधार पे लेती है डिसीजन। तो हिस्टोरियन जो है ना उसी के आधार पे हिस्ट्री को लिख देता है, हिस्ट्री को। और साथ ही साथ में हमें भी जो हिस्ट्री है ना उसको समझने में आसानी हो जाती है। ठीक, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो इस तरीके से जो उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके जो डाटा होते हैं वो बाद में यूज आए। और देखो इसके अलावा जितने भी तहसीलें थी ब्रिटिशर के समय में, जहाँ पे काम होते हैं ना, तहसील जो होती है जैसे तालुका जिसे कहते हैं, या फिर जो कलेक्ट्रेट थे जहाँ पे जिला कलेक्टर बैठते थे, या फिर जो कमिश्नर के जो दफ्तर थे, डिपार्टमेंट थे ना। इसके अलावा कई सारे जो सेक्रेटरीट, जो सचिवालय होते हैं ना जहाँ पे गवर्नमेंट होती है, इसके अलावा कोर्ट कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम थे, और सब उसमें अपने डाटा रखते थे। देखो ये तो क्या था, नेशनल लेवल में एक बड़ा अभिलेख आर्काइव ऑफ इंडिया था, ये तो बड़े लेवल पे था। इसमें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके डाटा होते थे। लेकिन इसके अलावा भी जितने भी डिपार्टमेंट थे ना, जितने तमाम, चाहे कलेक्ट्रेट हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, सब अपने अपने डाटा रखते थे। तो हम उसके आधार पे जो है ना, उसी डाटा के आधार पे हम हिस्ट्री को, उस समय की जो जानकारी है उसको जुटा पाते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो सर्वे है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते गए। यानी जो जो ब्रिटिशर ने सर्वे किए इंडिया में वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। जैसे उन्होंने क्या किया कि भारत में किस टाइप का फ्लोरा है, फ्लोरा मतलब होता है वनस्पति, किस टाइप के भारत में फोना है, फोना मतलब होता है जीव, है ना। या फिर भारत की टोपोग्राफी क्या है, टोपोग्राफी का मतलब यहाँ पे किस जगह पे माउंटेन है, किस जगह पे प्लेट्यू है, किस जगह पे प्लेन्स है। यानी माउंटेन मतलब पर्वत, प्लेट्यू मतलब पठार,
और प्लेन्स मतलब मैदान। या फिर किस जगह पे नदियाँ हैं और नदियाँ कितनी लंबी है, नदियों में कितना पानी आता है, भारत में जो सोइल क्वालिटी क्या है, यानी भारत के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है ना, जैसे मान लो ये इंडिया है, तो इनको ये पता था कि कौन सी जगह में कौन सी सोइल है। जैसे इनको ये पता था कि जो गंगा के मैदान है ना, गंगा के जो प्लेन्स है, यहाँ पे एलुवियल सोइल है, जलोढ़ मृदा है, जिसमें आसानी से ये नील की खेती कर सकते हैं, क्योंकि नील जो इंडिगो इंडिगो कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो इससे क्या था कि इंडिगो जो था ना, जो कलर था ना, नील एक कलर की खेती होती थी उस समय में। जो कपड़े होते थे ना, उसमें कलर करने के लिए उस प्लांट को यूज किया जाता था। उससे जो प्रोडक्ट आता था ना इंडिगो, जिसको उसका यूज करते थे, तो वो सिर्फ एलुवियल सोइल में होता है, तो इनको पता था। इसके अलावा इन लोगों को ये भी पता था कि जो भारत का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, यहाँ पे लेटेराइट सोइल मिलती है, या फिर जो हमारा जो ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे लेटेराइट सोइल मिलती है। तो इससे इनको ये पता था कि यहाँ पे हम कॉफ़ी और जो चाय है उसका प्लांटेशन कर सकते हैं। जैसे साउथ इंडिया में जो इलायची, अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं, कार्डामम जो पहाड़ियाँ, और जो ये ये जो क्या नाम है, रत्नागिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, इनको पता था कि यहाँ पे हम इस तरीके का प्लांटेशन कर सकते हैं। भारत के जैसे इनको ये भी पता था कि गुजरात, महाराष्ट्र, ये जो रीजन, यहाँ पे ब्लैक सोइल है, काली मृदा है, काली मिट्टी है, तो इनको ये भी पता था कि यहाँ पे ये कपास का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसके आधार पर उन्होंने सर्वे करे इंडिया में। तो जब वो सर्वे किए उन्होंने उस समय में, तो उससे भी हिस्टोरियन जो है उस समय का लोकल क्रॉपिंग पैटर्न पता लग गया। जैसे मान लो जो गुजरात में इन्होंने सर्वे किया कि ब्लैक मिट्टी है, और ब्लैक मिट्टी में कौन सी खेती होती है, कपास या कॉटन, तो इन्होंने इस चीज़ को लिख दिया उसमें कि यहाँ पे ब्लैक मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है, और इसमें कॉटन की खेती होती है। या फिर जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी मिट्टी है, और वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और गर्मी भी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे चाय और कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा इन्होंने ये भी लिख दिया कि ये जो गंगा के मैदान है, गंगा के मैदानों में जो है ना वो एलुवियल सोइल है, यहाँ पे इंडिगो कल्टीवेशन होता है। तो इससे हिस्टोरियन जो है ना उनको पता लगता है कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या था। इसके अलावा जब जो जैसे इन्होंने टोपोग्राफी बताई, तो जैसे हिमालयन जो रीजन है वहाँ पे किस तरीके, जैसे वहाँ पर ठंडा मौसम रहता है हिमालयन रीजन में, तो वहाँ पे किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन करते थे, तो इसके बारे में भी जो डिटेल है ना, जो सर्वे है ना, उसके द्वारा भारत में लिखी गई। तो देखो जो सर्वे ऑफ इंडिया है, इसको ही ब्रिटिशर ने इस्टेब्लिश किया था। जो सर्वे ऑफ इंडिया है ना, उसको 1767 में, देखो ब्रिटिश जो थे उन्होंने भारत में इसको इस्टेब्लिश किया था। और भारत में एक प्रकार से सबसे बड़ा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था उस समय का, उस समय से लेके आज भी। और ये मैपिंग, भारत की जितनी भी मैपिंग और जो सर्वे है ना, उसको कंडक्ट करवाता है आज भी। ठीक, तो इस तरीके जो सर्वे होते हैं, तो होते थे ना ब्रिटिशर टाइम पे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते गए। इसके बाद 19th का जो 19th सेंचुरी थी, जो एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, इन्होंने सेंसस का जो सर्वे करवाया, यानी भारत में 1800 जो 91 में या फिर 1871, सबसे पहले 1871 1871 में इन्होंने भारत में सेंसस को कंडक्ट करवाया, भारत की जो जनगणना है ना उसको करवाया। और फिर बाद में उसको हर 10 ईयर्स में इन्होंने शुरू कर दिया, यानी जो ब्रिटिशर थे उन्होंने भारत में सबसे पहले जो जनगणना है ना उसकी शुरुआत करवाई, तो उसके रिकॉर्ड रखे। साथ ही साथ में जब ये सेंसस हुआ, जनगणना हुई, यानी जनसंख्या की पॉपुलेशन काउंटिंग हुई, तो उसमें यह भी लिखा गया कि पर्टिकुलर व्यक्ति की कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका काम धंधा क्या है, वो उसका ऑक्यूपेशन क्या है। तो इन्होंने इस तरीके से भी सर्वे किए थे, इनको पता था कि कौन क्या करता है ना। इसके अलावा इन्होंने बोटोनिकल सर्वे करवाए। जो बोटोनिकल का मतलब होता है जो वनस्पतियाँ होती है ना, वनस्पतियाँ मतलब कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, उसको बोटोनिकल बोलते हैं। तो बोटोनिकल सर्वे करवाए इंडिया में। जूलॉजिकल सर्वे कराए, जो जीव जंतु होते हैं उनके सर्वे करवाए। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे बनाया इंडिया में। आर्कियोलॉजिकल का मतलब है कि भारत में जो पुराने मोनूमेंट्स है, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, यानी जो टेम्पल है पुराने, या फिर पुरानी मॉस्क मस्जिद है, या फिर जो गुरुद्वारे हैं पुराने जो मेडिवल हिस्ट्री में थे, या फिर एंशेंट हिस्ट्री में जो जितने भी मोनूमेंट्स, ये केव्स, जो हमने 6th क्लास में केव पढ़ी थी, अजंता एलोरा, आपको याद होगा। इसके अलावा 7th में हमने जैसे हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, इनके बारे में जाना था। तो इन सब का इन्होंने आर्कोलॉजिकल सर्वे करवाया। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे करवाए। एंथ्रोपोलॉजिकल जो सब्जेक्ट होता है वो होता है मानव शास्त्र, इसको हिंदी में मानव शास्त्र कहते हैं, मानव भूगोल भी कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि किस तरीके से जो मानव है ना, जो इंसान है, उसकी उत्पत्ति होती है, किस तरीके से वो अपने आप को डेवलप करता है, तो इसमें एंथ्रोपोलॉजिकल में
उसके बारे में डिटेल लिखी जाती है। तो जैसे 6 क्लास में हमने नर्मदा मानव के बारे में पढ़ा था पहले ही चैप्टर में, कि नर्मदा की लोकेशन को लोकेट कीजिए और बताइए कि यहाँ पे मानव कैसे रहते थे। हमने जाना था कि वो शुरुआत में गैदरिंग करते थे और फिर हंटिंग और गैदरिंग का ही काम करते थे, यानी वो शिकार करते थे और उस शिकार को इकट्ठा करके रखते थे और जो फल फ्रूट और जो जड़ें होती थी ना पेड़ पौधों की, उसको खा के अपना जीवन यापन करते थे। तो उसी स्टडी हम करते हैं उसको एंथ्रोपोलॉजिकल बोलते हैं। तो उसके भी सर्वे करवाए, फॉरेस्ट के सर्वे करवाए इन्होंने। तो ये जितने भी सर्वे इन्होंने करवाए इसके डाटा इन्होंने अपने पास में रखे। तो जब हिस्टोरियन या फिर जो कोई इन चीज़ों को जानना चाहता है उनके लिए आसानी हो गई। ठीक, अब देखो इसके बाद है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। अब देखो क्या होता है, ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स होते हैं यानी सरकारी जो अभिलेख होते हैं, प्रसाद जो गवर्नमेंट के जो दस्तावेज होते हैं, जो डाटा होते हैं ना, कई सारी चीज़ें कभी भी नहीं बताते हैं। जैसे कि उस समय में भारत में जैसे 1750 से लेके 1950 तक भारत की जनता क्या सोच रही थी ब्रिटिश रूल के लिए, यानी वो क्या फील कर रही थी, तो उसको वो नहीं लिखेंगे। इसके अलावा इन्होंने जो भारत को दबाने के लिए जो एक्शन लिए, भारत को सप्रेस करने के लिए या भारत को लूटने के लिए, जैसे भारत को अंग्रेजों ने पूरी तरीके से लूटा है, यहाँ की इकोनॉमी को डाउन कर दिया, यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया, भारत की जो कल्चर और जो संस्कृति कल्चरल एंड रिलीजियस जो डाइवर्सिटी है और जिसमें हमें नाज है हमारे भारत को और भारतवासियों को, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बेहतरीन देश है जहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है रिलीजन को लेके, लैंग्वेज को लेके। तो उसमें भी इन्होंने यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करी। इन्होंने चाहा कि भारत में सभी जो लोग हैं वो इंग्लिश ही बोलें, भारत में जो सभी लोग हैं वो एक ही रिलीजन को फॉलो करें। इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन इनकी सारी जो कोशिशें थी वो नाकाम हो गई। लेकिन इन्होंने कभी भी नहीं लिखा कि उन्होंने भारत में इस तरीके से किया, क्योंकि क्या होता है हमेशा जो रूलर जो शासक होते हैं वो अपनी कमियों को नहीं बताते हैं। जैसे इस पेंटिंग में वो ये दिखाना चाहते थे कि जब 1857 में जो भारत में रिवेलेशन होता है, 1857 की जो क्रांति होती है, तो उसमें जो क्रांतिकारी है ना, भारत के क्रांतिकारी वो शहरों को लूट रहे हैं। इस पेंटिंग में ये दिखाना चाहते हैं ये ब्रिटिशर। यानी अभी भी ये जो भारत, देखो क्या होता है, जो पेंटिंग्स होती है ना उनके जरिए कई सारी जो चीज़ें, जैसे आज आप न्यूज़पेपर में देखोगे या फिर आज आप टीवी में देखते हो, तो जब हम उसको देखते हैं तो हम उसको मानते हैं जो टीवी और न्यूज़पेपर में हम देखते हैं। तो सेम ब्रिटिशर भी इसी तरीके से जो मीडिया था ना उसका यूज़ करता था। उसने ऐसी पेंटिंग बनाई 1857 की क्रांति के बाद कि उनको लगे लोगों को कि जो 1857 की क्रांति में जिन्होंने रिबेलेशन किया था, भारत को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई में वो जो थे वो लुटेरे थे। ब्रिटिशर ये दिखाना चाहते थे, जबकि हकीकत में वो लुटेरे नहीं थे, वो देश को आज़ाद करवाना चाहते थे ब्रिटिशर से, है ना। तो कभी भी जो गवर्नमेंट होती है ना वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में इन चीज़ों को नहीं रखती है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये सारी चीज़ें सामने आ जाती है। अब देखो आप कहोगे अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या है, तो देखो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड होते हैं उनको ऑफिशियल रिकॉर्ड कहेंगे हम। आधिकारिक रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, डाटा होता है ना। जबकि अनऑफिशियल में क्या आ जाएगा, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी, खुद की जीवन की कहानी, या फिर उस व्यक्ति ने उस समाज के बारे में लिखा हो, या फिर किसी राजा के बारे में लिखा हो, या फिर उस समय के न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर भी थे ना वो भी लिखते थे, या उस समय के जर्नल, उस समय की पत्र पत्रिकाएं, ये सब अनऑफिशियल में आ जाएंगे। तो इनसे भी हमें उस समय के बारे की जानकारी मिलती है। लेकिन क्या होता है कि जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, जो गैर सरकारी डाटा होते हैं, तो जैसे इनमें क्या क्या है, जैसे डायरीज ऑफ पीपल हैं। उस समय में जो पिलग्रिम्स और जो ट्रेवलर्स थे, यानी जो तीर्थ यात्री और जो दूसरी जगह में यात्रा करने वाले जो लोग थे, उन्होंने भी डाटा लिखे हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखी है लोगों ने अपनी। इसके अलावा उस समय के जो लोकल बाजार्स और जो बुकलेट्स थी जो उस समय में पब्लिश होती थी, लोग उनको पढ़ते थे, उसमें भी डिटेल है। उस समय के न्यूज़पेपर में डाटा मिलते हैं। उस समय के जो लीडर्स और जो रिफॉर्मर थे, जैसे राजा राम मोहन राय हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, दयानंद सरस्वती हुए, या फिर फिरोज शाह मेहता हुए, या फिर ये लाला लाजपत राय हुए, या फिर दादा भाई नौरोजी हुए, तो इन्होंने अपने आइडियाज़ थे ना उनको लिखा। साथ ही साथ में उस समय में जो पोइट्स थे, जो कवि थे, या फिर जो नोवेलिस्ट या जो नोवेल लिखने वाले लोग थे, तो इन्होंने भी उस समय के जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स दिए हैं। लेकिन क्या होता है कि ये जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं ना, इनकी लिमिटेशन होती है, ये पूरी तरीके से सारी चीज़ें नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर जो रिफॉर्मर और जो फ्रीडम फाइटर थे ना, तो इनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था ना वो ब्रिटिशर थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की पूरी पावर थी। तो ये किसी भी हद लिखेंगे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से बाहर जाके भी, लेकिन उनकी आलोचना नहीं कर सकते, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। अगर क्रिटिसाइज़ किया तो इनको जेल में डाल देंगे। तो इस तरीके से जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स है ना, उनमें भी कई सारी जो जानकारी है ना वो नहीं मिलती है।
तो क्या होता है, हिस्टोरियन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का भी सहारा लेता है, अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स का भी सहारा लेता है। तो उससे क्या होता है कि वो हिस्ट्री का एक फिक्स जो पैटर्न है ना, या फिर उस समय में जो घटनाएं हुई हैं, यानी उस समय में पर्टिकुलर, जैसे 1857 का रिविलेशन है, 1857 की क्रांति है, तो उस क्रांति में क्या क्या घटनाएं हुई थी, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड से, अनऑफिशियल रिकॉर्ड से, उस समय के दूसरे जो डाटा हैं ट्रेवलर्स के द्वारा लिखे हुए हैं, बाहर के न्यूज़पेपर के द्वारा, तो उसको सबको मिला के, उनको इकट्ठा करके, और उसके आधार पे एक कंक्लूजन निकालता है, तो उस समय की हिस्ट्री को लिखता है एक हिस्टोरियन, और लोगों को पढ़ने के लिए देता है। ठीक, अब देखो लिमिटेशन ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो देखो जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स, देखो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में तो कभी लिखा ही नहीं गया है कि भारत का जो समाज है उस समय में वो क्या फील कर रहा था, भारत के लोग थे वो क्या फील कर रहे थे, ऑफिशियल रिकॉर्ड में तो कहीं भी नहीं लिखा गया है। अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ज़रूर ये सब चीज़ें लिखी गई है कि उस समय का जो समाज था भारत का कैसा था, यानी कि जो दूसरे लोग थे जिन्होंने उस समय में अपने डाटा लिखे हैं उसमें तो लिखा है। लेकिन अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में की लिमिटेशन हमने जान ही लिए, साथ ही साथ में देखो उस समय में जो ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी लोग थे, या फिर उस समय के जो पीजेंट्स थे, जो किसान लोग थे, उनके भी डाटा हमें जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी नहीं मिलते हैं और अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी नहीं मिलते हैं। क्योंकि क्या था कि ज़्यादातर ये जो लोग थे ना, एक प्रकार से इलिटरेट थे, अशिक्षित लोग थे, तो इनकी कहानियाँ लिखने वाला कोई भी नहीं था उस समय में। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो पूरी हिस्ट्री है, जब ब्रिटिशर भारत में आए उस समय से लेके और जब तक ब्रिटिशर भारत से गए नहीं, 1947 तक जो ट्राइबल, जो आदिवासी लोग, जो दलित समाज के जो लोग, और जो किसान थे, पीजेंट्स जो थे, फार्मर्स जो थे, इन्होंने समय समय पे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किए हैं अपनी ऑटोनॉमी के लिए, है ना। पर इनका विवरण जो है ना काफ़ी कम मिलता है पूरी हिस्ट्री में। तो जो मॉडर्न हिस्टोरियन है भारतीय और जो विदेशों के, उन्होंने जो अब नया जो हमारा पैटर्न है उसमें इनको भी शामिल किया है, इनके भी जो कंटेंट है ना, इनके भी जो टॉपिक अलग से शामिल किए गए हैं हर क्लासेज में। जैसे आपने 6th क्लास में भी ट्राइबल्स के बारे में जाना होगा, पीजेंट के बारे में जाना होगा, मेड इसमें 7th में जाना, और 8th में भी हम सेम पीजेंट और जो ट्राइबल्स थे ना इनके बारे में जानेंगे। क्योंकि क्या है कि अक्सर क्या होता है कि इन लोगों को हमेशा जो है ना समाज में दोयम दर्जे की नज़र से देखा जाता है। इनके जो इन्होंने हिस्ट्री में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था उनको नहीं लिखा जाता है। लेकिन अब हमारी हिस्ट्री में जो स्थितियाँ हैं वो बदल गई है, इनको भी हिस्ट्री में शामिल किया जा रहा है, और इनके बारे में जो नए नए रिसर्च हैं ना सामने आ रहे हैं, नए नए जर्नल्स पब्लिश हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो है अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कई सारी चीज़ें नहीं होती है, तो उनमें से ये भी है। और देखो मैं आपको बता देता हूँ, ट्राइबल हो, दलित हो, या फिर जो पीजेंट जो फार्मर हैं या फिर महिलाएं हो, वुमन का भी यहाँ पे ऐड कर लेना, महिलाओं का भी, है ना। तो ये हो, इनके बारे में कभी हिस्ट्री को लिखा नहीं गया है ना। और इन्होंने शुरू से मेडिवल हिस्ट्री में भी इनका कंट्रीब्यूशन था समाज में, वहाँ पे भी इन्होंने आंदोलन किए थे, मूवमेंट किए थे। एंशिएंट टाइम में भी जो किसान थे ना या फिर जो आदिवासी थे, इनके मूवमेंट होते थे, लेकिन उनको बाद में लिखा नहीं गया। लेकिन अब जो मॉडर्न हिस्टोरियन है वो इसको लिख रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी किया है। तो देखो सबसे पहले तो हमने जो मिडिल क्लास में कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट चलते हैं तो उसको देखा हिस्ट्री में। तो 6th क्लास में हमने एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा, 7th क्लास में हमने मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ा। अब इस साल हम 8th में कौन सी हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें टाइम पीरियड आपको ऐसे याद रख लेना है ना। 9th क्लास में हम इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पढ़ेंगे, और 10th में भी उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे और थोड़ा इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा होगी इसमें। हमारी जो मैक्सिमम पोर्शन होगा ना हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का ही होगा, यानी 8 क्लास का ही आगे एक पोर्शन होगा नया। ठीक, इसके बाद देखो हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स, इसको देखा तो हमने इसमें ये जाना कि जो हिस्ट्री है वो डेट्स को मेमोराइज करने का एक सब्जेक्ट नहीं है, जो तारीखें हैं उनको रटने का सब्जेक्ट नहीं है, और हिस्ट्री एक उबाऊ सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री उस समय का समाज के बारे में जब बताता है, उस समय के कल्चर संस्कृति के बारे में बताता है, उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बताता है, इकोनॉमिक सिचुएशन बताता है, उस समय की ज्योग्राफिकल सिचुएशन बताता है। जैसे ब्रिटिशर ने सर्वे किए ना तो उन्होंने टोपोग्राफी जैसे सब्जेक्ट में भी काम किया, है ना। उस समय की लाइवलीहुड क्या थी, इन चीज़ों के बारे में बताता है। यानी कि जो सब्जेक्ट है ना हिस्ट्री वो डेट्स में ज़्यादा फोकस नहीं करता है। इसके बाद विजुअल आर्ट्स को हमने जाना है किस तरीके से जो भारत में जो कास्ट सिस्टम है उसमें जो टॉप ऑर्डर में ब्राह्मण समाज होता है, तो ब्राह्मण जो होते हैं, पुरोहित जो होते हैं भारत के, वो किस तरीके से अपने जो धर्म ग्रंथ है वो किसको अर्पित कर रहे हैं, ब्रिटेनिका को,
ब्रिटेनिया कौन है? ब्रिटेनिया ब्रिटिश जो है, जो ब्रिटिशर है, इंग्लैंड है, उसकी ब्रिटिश माता है, यानी मदरलैंड है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। जैसे भारत की भारत माता है, ऐसे जर्मनी है उसकी, जो जर्मन है उसकी जर्मेनिया है, उसी तरीके से ब्रिटिशर की भी ब्रिटेनिया है, तो उसको अर्पित कर रहे हैं इस पिक्चर में। इसके बाद देखो जो हमारा हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स था, तो उसमें विच डेट्स, तो देखो ज़्यादातर हमारा जो फोकस होता है ना किसी इवेंट में, पर्टिकुलर इवेंट में होता है, उसकी डेट में नहीं होता है, और उस समय में क्या इंसिडेंट हुए थे, तो उसको हमने इसमें जाना। इसके बाद हाउ डू वी पेरोडाइज, तो ब्रिटिशर ने तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हुए, और जो जेम्स मिल थे उन्होंने भारत के रिलीजियस स्टेटस को देखते हुए, भारत की जो धार्मिक स्थिति है ना उसको बाइस्ड तरीके से देखते हुए, या फिर एक प्रकार से कहा जाए तो प्रिजुडियस, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर देखते हुए भारत की हिस्ट्री उसको किस में बांटा? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर में। जबकि जो भारत की जो मतलब एक प्रकार से एंशियंट हिस्ट्री को तो उन्होंने हिंदू बता दिया, मेडिवल हिस्ट्री को उन्होंने मुस्लिम बता दिया, और मॉडर्न हिस्ट्री को उन्होंने ब्रिटिशर बता दिया, जो कि एक प्रकार से बिल्कुल भ्रामक और गलत डिवाइड था, क्योंकि तमाम समय में डिफरेंट डिफरेंट कास्ट और रिलीजन के रूलर इंडिया में रहे हैं हर समय में, ठीक, तो वो गलत था। तो जब भारत का जो मॉडर्न हिस्ट्री हो क्या होगी? एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन जाना हिस्ट्री का, तो एक प्रकार से जो हिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें कुछ ना कुछ होता है। जैसे यूरोप की जो हिस्ट्री है उसमें मॉडर्न पीरियड जो है ना उसको डिवाइड इस आधार पे किया है कि उस समय में साइंटिफिक, डेमोक्रेटिक और जो लिबर्टी और इक्वलिटी जैसे यानी जो आइडियाज़ आए यूरोप के अंदर, तो यूरोप में उसको मॉडर्न हिस्ट्री कहा गया। लेकिन भारत में ऐसा कोई आइडिया नहीं आया, भारत में ना तो कोई इक्वलिटी आई, ना फ्रीडम आया, ना लिबर्टी आई, फिर भी भारत को जो मॉडर्न कहा गया है, क्योंकि भारत में क्या था? कॉलोनियल पीरियड आ गया, यानी जो ब्रिटिशर थे वो भारत में आ गए, तो उसी को हमने मॉडर्न पीरियड कह दिया और उसको कॉलोनियल पीरियड भी कह दिया। इसके बाद हमने कॉलोनी को जाना, कॉलोनियल क्या होता है? तो जब कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश पे शासन करता है, जैसे ब्रिटिशर भारत पे शासन करते हैं, तो भारत ब्रिटिशर की क्या हो गई? कॉलोनी हो गई, तो इसको हमने जाना। इसके बाद हमने किस तरीके से जो हिस्टोरियन है ना अपने वर्क को करते हैं, मतलब वो किस तरीके से जानते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो उन्होंने जैसे हिस्टोरियन है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनका यूज किया। तो गवर्नमेंट जितनी भी होती है अपने एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रखती है, तो उनको स्टडी करके उन्होंने हिस्ट्री को लिखा। इसके अलावा हमने नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया को जाना। ये 1891 में कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुई थी, और 1920 में 1920 में इसको दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ पे स्थापित कर दिया। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी भारत में जितने समय तक रही उसके सारे डाटा मिलते हैं। जबकि इसके अलावा जो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स है ना वो कई सारे दफ्तर, प्राइवेट दफ्तर या ऑफिस जो होते हैं ना उनमें भी ऑफिशियल डाटा मिलते हैं। इसके अलावा सर्वे जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते गए, क्योंकि सर्वे में रेवेन्यू सर्वे किए गए, सोयल के सर्वे किए गए, टोपोग्राफी के सर्वे किए गए, फ्लोरा फोना क्रॉपिंग पैटर्न इनके सर्वे हुए, है ना। इसके अलावा कास्ट, रिलीजन और ऑक्यूपेशन के भी सर्वे, क्योंकि सेंसस भारत में इन्होंने ही शुरू करी। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुए, जोलॉजिकल सर्वे हुए, बोटोनिकल सर्वे हुए, तो इनसे हमें उस समय की जानकारी मिलती है। इस सर्वे को कंडक्ट करवाने वाली जो एजेंसी थी ना, सर्वे ऑफ इंडिया थी, जो कि 1767 में स्थापित की थी। इसके अलावा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं जो कई सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, जैसे कि वो क्या नहीं बताते हैं कि कंट्री क्या फील कर रही है, जो जनता है उस समय की वो क्या महसूस कर रही है, क्योंकि रूलर कभी भी अपनी कमियों को नहीं दिखाता है, ठीक। इसके बाद जो सोर्स ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं इसमें क्या क्या है? डायरीज ऑफ पीपल है, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स है, ऑटोबायोग्राफी हो गई, पॉपुलर बुकलेट हो गई, ये सब चीज़ें जो है ना हमने इसको भी जाना। तो देखो जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनमें जो ट्राइबल्स, पीजेंट्स, वुमेन जो महिलाएं होती है, जो फिर वर्कर होते हैं, है ना, जो वर्कर जो होते हैं माइनिंग में, माइंस में काम करते हैं, या फिर जो मजदूर होते हैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं लिखा गया है। इस तरीके से जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा हिस्ट्री का उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। हाउ, व्हेन एंड वेयर को हमने कंप्लीट कर लिया है इसकी। और देखा जाए तो एक प्रकार जो पहला चैप्टर है ना हमारा वो एक इंट्रोडक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।